Good morning, student. Welcome to my YouTube channel, Challenge Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं देवेंद्र सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से आप सब सुरक्षित होंगे, अपने घरों पे एवं स्वस्थ होंगे और तहे दिल से सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा ग्रामर का टॉपिक, जो हमारी टेंस की सीरीज पे आधारित है। टेंस की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम फ्यूचर टेंस की बात कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को विवृत तौर पे और उदाहरण सहित समझा था। आज इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए फ्यूचर के दूसरे टेंस को करने वाले हैं, जिसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। जिसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। इस टेंस में हम जानेंगे कि सबसे पहले फ्यूचर टेंस कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है और इसके क्या क्या नियम होते हैं। उसके बाद हम उदाहरण सहित इन सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले बात आती है फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस की सीरीज में हमने सबसे पहला जो टेंस किया था, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बोला जाता है। इस टेंस में हमने जाना था कि जिस वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि आते हैं वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है डेफिनेट वर्ब के तौर पे। जब बात आती है इनडेफिनेट वर्ब की, तो हमने ये जाना था कि आई और वी अगर आपको दिया होता है उस स्थिति में हम शैल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आई और वी के अलावा अगर आपको कुछ दिया होता है, आई और वी के अलावा अगर हमें दिया होता है, तो उस स्थिति में हम विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब आपकी आई और वी के साथ शैल और बाकी के साथ विल जो होती हैं, ये वाक्य के शुरू में आती हैं। इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो सबसे हम पहले हम जानेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। जिस वाक्य के अंत में कॉन्टिन्यूअस के लिए आपको पता था रहेगा, फ्यूचर के लिए गा, गेगी, ठीक है, रहेगी, रहेंगे, अथवा इनके अलावा अगर आपको मिले क्या, रहा, होगा, रही, होगी या रहे होंगे, रहे होंगे इत्यादि अगर आते हैं तो वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। मैं एक बार फिर से बता दूं, जिस वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आएंगे, वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। ठीक है बेटा। इसी चीज को आगे समझाते हुए आपने एक चीज जानी हो, हमने जब टेंस की सीरीज स्टार्ट की थी या शुरू की थी, उस समय पे ये जाना था कि 6 टेंस जो होते हैं वो जीरोंड के होते हैं और जीरोंड के जो टेंस होते हैं उनमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। ये 6 टेंस कौन से हैं? पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, चौथा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पांचवा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो आपका भी चल रहा है, और छठा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो आपका लास्ट टेंस फ्यूचर का आएगा। ये टेंस ऐसे होते हैं 6 टेंस जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको आई और वी दिया होता है तो इसमें आप शैल, बाकी के साथ आप किसका प्रयोग करते थे? विल। लेकिन जब आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया जाएगा तो आप इन सब के साथ, इन दोनों के साथ बी को जोड़ दोगे। कहने का क्या मतलब हुआ? आई और वी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। और जो हमारे इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे
जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब जो आपकी शैल बी या विल बी है वो वाक्य के हमेशा शुरू में आएगी। ठीक है। अब हमने ये भी जाना था कि जो वाक्य होता है वो दो चीजों से बनता है, एक मेन वर्ब से, दूसरा हेल्पिंग वर्ब से। तो इस टेंस में आपकी मेन वर्ब का कॉन्सेप्शनल क्या हुआ कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आप आईएनजी का प्रयोग कर सकते हो। दूसरी बात रही आपकी हेल्पिंग वर्ब की बात, तो उसमें आपने ये समझा कि आई और बी के साथ शैल बी, बाकी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। ये तो था आपका ब्रीफ स्केच किसका, टेंस का। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। ठीक है। जैसे आपके सामने एग्जांपल्स हैं, इनके द्वारा हम इस चीज को विवरण तौर पे समझेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या फॉर्मेशन हो सकती है और इनकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्मेशन क्या हो सकती है। जैसे आपके सामने पहले वाला एग्जांपल लिखा हुआ है, वह खेल रहा होगा। होगा से आप रहा से आपको पता है कि होगा अगर है तो ये इंडेफिनिट में काउंट हो सकता है, लेकिन अगर रहा आया है तो मतलब कंटिन्यूटी है, ये इंडेफिनिट नहीं बल्कि आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में सीधी सी बात है, आपको आई और बी नहीं दिया है बल्कि इसमें एक स्वरनाम या प्रनाउन दिया गया है, और ये प्रनाउन कैसा है जिसमें कि पुरुष का उल्लेख किया गया है। अगर स्त्री होती तो वह खेल रही होगी मिलता आपको, यहाँ पे अगर आपको मिला है वह खेल रहा होगा, अर्थात यह क्या है, एक पुरुष है, स्वरनाम के साथ इसका उल्लेख किया गया है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, वह पुरुष है, पुरुष के लिए हम प्रनाम या स्वरनाम लगाते हैं ही के कारण आई और वी के साथ अगर आई और वी होता तो यहाँ पे शैल बी का प्रयोग किया जा सकता था। किसका, शैल बी का। लेकिन यहाँ पे आई और वी नहीं है बल्कि क्या है, ही है। तो आई और वी के अलावा किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है भाई, विल का, विल बी का। किसका प्रयोग होता है बेटा, विल बी का। तो हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, वह खेल रहा होगा, मतलब ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग। ये आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है। अगर आप इसको नेगेटिव बनाओगे तो आपको इसमें नो जोड़ना पड़ेगा, मतलब ही विल नॉट प्ले, ही विल बी नॉट प्लेइंग, ही विल बी नॉट प्लेइंग। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। लेकिन अगर आपका ये नेगेटिव और बोथ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों फॉर्मेशन में आए, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब हमेशा, अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमेशा वाक्य के शुरू में आ जाती है। तो इस वाक्य को अगर आप इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये विल ही बी नॉट प्लेइंग, विल ही बी नॉट प्लेइंग। यहाँ पे ये जो आपका कंटिन्यूअस टेंस था, ये हेल्पिंग वर्ब शुरू में आने से कारण
आपका इंटेरोगेटिव बन गया और नॉट के कारण नेगेटिव या नकारात्मक वाक्य बन जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हुए हम सेकंड एग्जांपल को देखते हैं। वे खाना खा रहे होंगे। वे मतलब प्लूरल, ज्यादा संख्या होगी, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दे का। तो दे, आई और वी नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई आपकी दे विल बी। दे विल बी और ईटिंग, EATING, ईट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और कॉन्टिन्यूस होने के कारण आपने ING लगा दिया तो वो बन गया आपका ईटिंग। तो दे विल बी ईटिंग, क्या क्या? खाना। खाना का मतलब फूड। तो ये आपका क्या सेंटेंस बना? दे विल बी ईटिंग फूड। दे विल बी ईटिंग फूड। इसी को हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में समझते हैं। अगर ये आपका आ जाता वे खाना नहीं खा रहे होंगे, उस स्थिति में आप क्या करते? दे विल बी नॉट ईटिंग फूड। दे विल बी नॉट ईटिंग फूड। अब अगर इसको ये तो हो गया आपका नेगेटिव नॉट आने के कारण। अगर आप इसको इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो उस स्थिति में आपको हेल्पिंग वर्ब जो है वो शुरू में रखनी पड़ेगी। दे क्या बन जाएगा ये बेटा? विल दे बी नॉट ईटिंग फूड। विल दे बी नॉट ईटिंग फूड। ठीक है बेटा। अब मॉडर्न इंग्लिश या स्पीकिंग इंग्लिश की जब बात की जाए तो आप इसमें फूड की जगह मील का भी प्रयोग कर सकते हो, MEAL, जिसको भोजन या फूड बोला जाता है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका ये पहले से ही आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इंटेरोगेटिव किसके कारण बना? क्या के कारण? प्रश्नवाचक वाक्य। नहीं के कारण नकारात्मक वाक्य बना। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? प्रश्नवाचक एवं नकारात्मक वाक्य को अनुवाद करने से पहले हमें उसको सिंपल या साधारण वाक्य में ट्रांसलेट करना चाहिए। जैसे आपका ये बनेगा, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे, मतलब वे स्कूल जा रहे होंगे। सबसे पहले आपको ये समझना है कि वे स्कूल जा रहे होंगे मतलब दे के लिए क्या आ गया बेटा? दे के लिए आया दे विल। अब विल क्यों आया? क्योंकि आई और वी नहीं है, कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो यहाँ पे बी आ गया। दे विल बी, ये क्या है? नहीं, सॉरी, जा रहे होंगे, तो दे विल बी, गो जाना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ING लगा दिया क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस था, तो दे विल बी गोइंग। अब एक स्थान है ना, स्थान है, एक जगह है, क्या? स्कूल। जब हम स्थान या स्कूल का उल्लेख या किसी भी जगह का उल्लेख करते हैं तो हम वहां पे प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। आपकी ग्रामर पोर्शन में टेंस का टॉपिक होने के बाद टॉपिक वाइज, जैसे टेंस के बाद एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन इत्यादि से बाहर निकलते हुए हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, मॉडल्स इत्यादि का। उसमें आप ये समझेंगे टू प्रीपोजिशन के बारे में कि भाई जब दो व्यक्तियों का या किसी स्थान का उल्लेख किया जाता है उसमें टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो ये बन गया आपका दे विल बी गोइंग टू स्कूल। दे विल बी गोइंग टू स्कूल, ये आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। लेकिन यहां पे ये नेगेटिव भी था। क्या था ये? नेगेटिव भी था। तो नेगेटिव के लिए आपने इसमें क्या किया बेटा? दे विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल। ये आपका कैसे सेंटेंस बन गया? नेगेटिव बन गया जी। कैसा बना? नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव के साथ साथ हमें एक चीज और दे रखी है इसमें। वो क्या दे रखी है कि इंटेरोगेटिव भी है। क्या है बेटा? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, शैल बी या विल बी, उनको हमेशा वाक्य के शुरू में रखा जाता है। तो हम क्या करेंगे? दे विल बी नॉट गोइंग टू स्कूल, इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे। कैसे? विल, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गई, विल दे
बी नॉट गोइंग टू स्कूल। तो ये आपका इंटेरोगेटिव, विल के कारण नेगेटिव, नॉट के कारण, और सिंपल का मैंने आपको बता ही दिया है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। तो हेल्पिंग वर्ब आगे आने के कारण ये आपका इंटेरोगेटिव और नॉट आने के कारण नेगेटिव बन जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए बेटा, क्या वे सो रहे होंगे। अब वही बात है, क्या को थोड़ी देर के लिए बोलो और सिंपल बनाओ इसे। तो सिंपल क्या बनेगा, तुम सो रहे होगे, तुम सो रहे होगे। तो इसमें तुम के लिए क्या आ गया, यू आई और वी के अलावा किसका प्रयोग होता है, विल। बी कॉन्टिन्यूस के लिए यू विल बी हेल्पिंग वर्ब बी आ गई तो आपको पता चल गया जी कॉन्टिन्यूस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, यू विल बी स्लीपिंग। अब इसको इंटेरोगेटिव बनाए तो क्या होगा, विल यू बी स्लीपिंग। ठीक है बेटा, ये आपका इंटेरोगेटिव हो गया। अगर ये नेगेटिव आ जाता, क्या तुम नहीं सो रहे होगे, उस स्थिति में विल यू बी नॉट स्लीपिंग, विल यू बी नॉट स्लीपिंग। अगर ये आ जाता, हम सो रहे होंगे, हम सो रहे होंगे, हम सो रहे होंगे, उस स्थिति में क्या बनता बेटा, ये हम मतलब वी, आई और वी के साथ किसका, शैल। तो वी शैल बी स्लीपिंग, वी शैल बी स्लीपिंग। ठीक है, अगर ये नेगेटिव आ जाता, हम नहीं सो रहे होंगे, हम नहीं सो रहे होंगे, तो वी शैल बी नॉट स्लीपिंग, वी शैल बी नॉट स्लीपिंग। अगर ये नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बोथ आ जाए, उस स्थिति में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है शैल, इसको उठा के शैल वी नॉट बी स्लीपिंग बन जाएगा, शैल वी बी नॉट स्लीपिंग बन जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के। ठीक है, इसमें हमने इस टेंस में क्या समझा आपको एक बार ब्रीफली फिर से बता दूं कि जिसमें रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि आएंगे, वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, बाकी के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा, नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग किया जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्यों में जो हेल्पिंग वर्ब होती है या सहायक क्रिया होती है वो वाक्य के शुरू में आ जाएगी। इस तरह से जो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो समाप्त हो जाता है। मैं आपको एक चीज पहले ही बता चुका हूं कि जो आपका अंतिम टेंस होता है, तीनों टेंस होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो उसी को समझ में आएगा जिसको कॉन्टिन्यूअस टेंस और परफेक्ट ये दो टेंस समझ में आएंगे। ठीक है, तो अगले पीरियड में हम डिस्कस करेंगे जो आपका अगला टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको समझ में आया होगा। यदि इसमें आपको कोई त्रुटि या कमी लगी होगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उसका उल्लेख करेंगे ताकि जो सुधार उसमें करना है वो किया जा सके। उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज डालें, कमेंट्स करें, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।